जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है हम देखने वाले हैं वायरसेस को। टॉपिक लिया है मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से। देखिए, वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया गया है। आर.एच. व्हिटेकर, आपको पता है ना कि हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। लेकिन ये जो वायरस था ना, उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं मिला, इसलिए इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसीडर करने का एक और कारण भी ये है कि ये वायरस जो होता है ना, ये नॉन सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। भाई, एक सेल है, सेल के पास कम से कम क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। ये सेल मेम्ब्रेन वायरस के पास होता नहीं है, तो इसको हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। आप संतुष्टि के लिए कह सकते हो कि ये वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब वायरस के अगर आप कुछ जनरलाइज फीचर देखोगे ना, तो एक तो वायरस, जितने भी वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं कि अब ये फुल्ली ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका ये जो जब तक ये अपने होस्ट के सेल के अंदर जाएंगे नहीं, तब तक ये पूरी तरह से निष्क्रिय रहेंगे, इनएक्टिव रहते हैं। आउटसाइड द सेल ये पूरी तरह से नॉन लिविंग होते हैं, पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट की तरह होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इज़ अ नॉन लिविंग आउटसाइड, वायरस इज नॉन लिविंग आउटसाइड। और बाहर में ये जो इनका नॉन लिविंग फॉर्म होता है ना, उसको वेरियन कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, तो होस्ट सेल के अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लो ये वायरस है, ये वायरस इस होस्ट सेल से अटैच हुआ, अटैच होकर के इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल, जो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, उसको रिलीज कर दिया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा और होस्ट सेल की पूरी मशीनरी हाईजैक कर लेगा। पूरी मशीनरी हाईजैक करना, जैसे होस्ट सेल जो है, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट होकर के, उसके डीएनए में इंटीग्रेट होकर के ये बनाएगा अपने आरएनए। और अपने आरएनए बनाएगा तो ओबियसली वायरस के प्रोटीन बनेंगे, और वायरस के जब प्रोटीन बनेंगे इससे, तो उससे फर्दर वायरसेस बनेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। वायरस जो होता है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये होस्ट सेल से अटैच हुआ, अटैच होकर के उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक मटेरियल जा कर के और उनके वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट कर जाता है, और इंटीग्रेट करके ये बनाता है आरएनए, और इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। किसका प्रोटीन बनता है? वायरस का प्रोटीन बनता है। और ये कहाँ बना? होस्ट सेल के अंदर बना। तो कर लिया ना, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी जो है, आरएनए सिंथेसिस की मशीनरी जो है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है, उसको हाईजैक करके होस्ट सेल का अपना प्रोटीन बनवाया जा रहा है, अपने वायरसेस बनवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने होस्ट सेल को हैक कर लिया है। फाइन, तो होस्ट सेल के अंदर ये ग्रो करता है। अच्छा देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, उनके पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, रहेगा दोनों डीएनए आरएनए। उसका क्या फंक्शन है, टॉपिक आने पे देखेंगे। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर इस ए सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो होस्ट सेल के बाहर इनर्ट रहता है, उसको अगर देखोगे, क्या इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट नेवर बोथ। दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। क्या वायरसेस के पास सेल मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है। क्या वायरसेस के पास एंजाइम होते हैं? यस, होते हैं। वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, वायरसेस के पास एंजाइम भी होते हैं। इन एंजाइम के हेल्प से वो अटैक करते हैं होस्ट सेल पर। दे अटैक ऑन होस्ट सेल, ऑन होस्ट सेल। ठीक है, तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है,
वायरस के पास एंजाइम होते हैं जिससे होस्ट सेल पे अटैक करते हैं। अच्छा, हम फिर एनसीईआरटी में आते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा जो वायरस है, जो फर्स्ट वायरस है वो टोबैको मोजाइक वायरस था जिसकी डिस्कवरी की गई थी। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था दिमित्री इवानोस्की। उन्होंने 1892 में ऑब्जर्व किया था कि टोबैको प्लांट के लीफ पर कुछ पैच सा डिस्कलरेशन कॉज हो जा रहा है, और वो जो डिस्कलरेशन जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से फ्लूइड का एक्सट्रैक्ट निकाला। ये जो पैच से लगे हुए थे, इस एरिया से जो भी टिश्यू था उसका निकाला और उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया। फाइन। और एक्सट्रैक्ट बना करके उसे क्या किया कि एक बैक्टीरिया, उनको लगा बैक्टीरिया है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियल फिल्टर से पास कराया। अब भाई अगर बैक्टीरिया रहता तो ये सारा बैक्टीरिया ऊपर रह जाते, है ना, और अंदर जो चीज़ जाता वो बैक्टीरिया फ्री बच जाता। तो इन्होंने ऐसे ही बैक्टीरियल फिल्टर यूज किया, और जो फ्लूइड जो था उन्होंने जो इस इन्फेक्टेड एरिया से लिया था उसको इसमें फ़िल्टर कराया। फ़िल्टर कराने के बाद से उन्होंने जब फ्रेश लीफ पर अप्लाई किया तो उन्होंने भाई ऑब्जर्व किया कि अरे इन्फेक्शन तो फिर से हो जा रहा है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, और उस फ्लूइड को कहा इन्होंने कि ये वेनम है, ये कोई पॉइजनस फ्लूइड है। फाइन। लेकिन आगे क्या हुआ, 1898 में M.W. वेजरेंक, इन्होंने क्या किया कि वही फिर सेम यहीं से जो फ्लूइड जो है प्लांट के लीफ से फ्लूइड निकाला, और फ्लूइड मतलब इस इन्फेक्टेड एरिया से अगर प्लांट के टिश्यू निकाल के उसको क्रश करोगे तो उसके अंदर टोबैको मोजाइक वायरस रहेंगे, है ना। उस समय इनको पता नहीं था, तो उन्होंने उस एरिया से टिश्यू निकाले, उसको क्रश किया, और क्रश करके जब उन्होंने हेल्दी प्लांट पे लगाया, हेल्दी प्लांट पर लगाने पे देखा कि अरे भाई बिल्कुल ये मोजाइक वाला पैच अपीयर हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है इट इज़ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब ये जो है इन्फेक्शियस फ्लूइड है। लेकिन उस इन्फेक्शन का कारण क्या था ये भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं था। लेकिन WM स्टैनली जो थे, इन्होंने 1935 में क्या किया कि इन्होंने पहली बार वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। देखिए क्रिस्टलाइजेशन करने पे ही वायरस की प्रोटीन अच्छी तरह से स्टडी पॉसिबल है। उन्होंने ऑब्जर्व किया वायरस को क्रिस्टलाइज करके कि ये वायरस जो है लार्जली प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, मेनली प्रोटीन होते हैं वायरस के पास। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन मतलब हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं, आजकल जितने भी प्रोटीन्स हैं ना या ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें क्या किया जाता है कि हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं। लेकिन ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अगर किसी प्रोटीन का करना चाहते हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करना चाहते हो, तो आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस प्रोटीन का क्रिस्टल चाहिए ही चाहिए। इस क्रिस्टल से जब आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे पास कराओगे तो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टडी हो जाएगा। तो उसी तरह से वायरसेस के 3 डायमेंशनल स्टडी को करने के लिए उनका जो क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जैसे आप देखो, जैसे आपको एक मैंने वो गन्ने का जूस दिया, तो गन्ने का जूस कैसा था, उससे ये तो पता चल गया कि ये कोई फ्लूइड है, वाटर है, ये जो मीठा है। लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो उससे बने हमारे शुगर के क्रिस्टल, और शुगर के क्रिस्टल के हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि फर्दर वो जो शुगर है सुक्रोज, उसकी फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो उसी तरह से जो वायरसेज हैं, वायरस की स्टडी करने के लिए उसका 3 डायमेंशनल फॉर्म क्रिस्टल चाहिए ही चाहिए, है ना। तभी आप ये एक टेक्निक जो है, और भी अदर कॉमन टेक्निक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज कर सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोटीन्स का किया जाता है, वायरसेस का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता था। पहली बार किसी ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था तो वो थे WM स्टैनली थे। ओके फाइन। अच्छा, फिर हम अगर वायरस, यहाँ तक हमने देख लिया कि वायरस को पहली बार किसने क्रिस्टलाइज किया था।
अब हम थोड़ा सा फर्दर आते हैं वायरस। देखिए वायरस जो होता है ना, वायरस में दो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एक, वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है, उस प्रोटीन की कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सिड। ये रहेगा ही रहेगा हर वायरस में, ठीक है, कैप्सिड कहते हैं। फाइन। ये कैप्सिड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैप्सिड के अंदर कई सारे, ये प्रोटीनीसियस जो कोट होता है, इस कैप्सिड के अंदर कई सारे यूनिट्स होते हैं जिनको कहते हैं कैप्सोमियर। ये सारे कैप्सोमियर ऑर्गेनाइज हो करके बनाते हैं कैप्सिड। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि प्रोटीन कवरिंग इज प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड, दिस कैप्सिड इज मेड बाय रिपीटेड यूनिट ऑफ कैप्सोमियर। सो कैप्सोमियर ने मिलकर के कैप्सिड बनाया और उस कैप्सिड के अंदर रहता है वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल। दिस कैप्सिड हैज़ जेनेटिक मटेरियल फॉर द वायरसेस, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ न्यूक्लियो प्रोटीन भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें है क्या है, तो कुछ भी नहीं, बस न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, दैट्स वाई यू कैन कॉल इट न्यूक्लियो प्रोटीन। फाइन। तो ये वायरस का जो ये होता है ना कैप्सिड प्लस जेनेटिक मटेरियल, इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। चलो भाई यहाँ तक तो ठीक है। कैप्सिड क्या होता है, उसके यूनिट होते हैं कैप्सोमियर और इसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये कैप्सिड जो है ना, इसका शेप कई सारा हो सकता है ये जैसे ये हेलिकल शेप हो, है ना, हमारे कैप्सोमियर मिल करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस में होता है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस में होता है, मम्प वायरस में होता है, रेबीज वायरस में होता है, ठीक है। या फिर ये ऐसे पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, जैसे T4 फाज जो है इकोलाई का, ठीक है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, इसमें पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और उसके साथ साथ हेलिकल भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोफाज या पॉक्स वायरस में होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो कैप्सिड है उसका डिफरेंट फ्रेम भी होता है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। फाइन। अच्छा, वायरस जो है कई सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे हमारा टोबैको का प्लांट है उसके अंदर करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस करता है, वहाँ पर मोजाइक डिजीज़। और वायरसेस जो है आजकल हमने सुना है कोविड न्यूमोनाइटिस, ये कोविड न्यूमोनाइटिस जो होता है ये कोविड-19 वायरस की वजह से होता है ना। वायरस के पास चलो ये तो उसका कैप्सिड तो है ही, कैप्सिड के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है दोनों हो सकता है, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फाइन। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, मीजल्स का वायरस, मम्प का वायरस, रूबेला का वायरस, एचआईवी का वायरस, रैबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19 वायरस, आजकल निपा जिसका केरल में आजकल आउटब्रेक हुआ है वो वायरस हो गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का ये काफ़ी कम दिखते हैं, जैसे ये रोटा वायरस है। रोटा वायरस आपको पता है ना, पेट खराब की प्रॉब्लम जो होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस वो कॉज करता है। रियो वायरस होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है पार्वो वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एक तो है ये बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, 5174 बैक्टीरियोफाज, हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पिस वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, ये सारे डीएनए वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से वायरसेस जो हैं हमने डिस्कस किया कि उनका कैप्सिड कैसा होता है, फिर हमने देखा कि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। फाइन। तो बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। नमस्कार।